Is it visible or not? Yes, madam. ये कैमरा ऑफ कर दीजिए, जो भी है मनोज। ओके, तो आज हम अपना जो ब्लॉक सेकंड है हमारा वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारे यूनिट 4, 5 एंड 6 तीनों यूनिट आते हैं। तो सेकंड ब्लॉक में हम जो ईटीएल प्रोसेस है, जो हमने कल पढ़ा था कि ईटीएल प्रोसेस होता है स्टेजिंग एरिया के अंदर होता है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब देखेंगे। ओलैप और ओलैप और ओएलटीपी क्या होता है, उसका डिफरेंस जो भी होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 है, ईटीएल प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं अभी, बस 2 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले व्हाट इज द ईटीएल प्रोसेस। E stands for extract, T stands for transform and L stands for load। हमने कल भी देखा था जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं डेटा वेयर हाउस के, कि हमारा जो आर्किटेक्चर होता है, तो मतलब जो डेटा वेयर हाउस है वो किस तरह से पूरा डिजाइन किया गया है, कैसे कैसे डेटा उसमें आता है, कैसे हम उसमें से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, वो सब हमने कल क्लास में डिस्कस किया। तो जब हम सिंगल टायर की बात करते थे, तो सिंगल टायर में क्या हुआ था कि हमारा डायरेक्ट जो है सोर्सेज से डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब हमने सेकंड टायर की बात की, 2 टायर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि जो सोर्सेज थे, डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज थे, वहां से डेटा पहले स्टेजिंग एरिया में जा रहा था, ठीक है। और स्टेजिंग एरिया के अंदर ही हमारी क्या होती है, एक ईटीएल प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब ये टूल्स है, ईटीएल टूल्स को फॉलो करके ये जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। उसके बाद जब आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है किसमें, डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। और डेटा वेयर हाउस क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सब हम कल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे बहुत सारा डेटा हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो आज का जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो ईटीएल प्रोसेस को लेके ही है, उसमें सिर्फ वो सिर्फ ईटीएल का ही है कि ईटीएल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। तो देखो, फर्स्ट है ई स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब रिट्राइव एंड वेरीफाई द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कि बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को लेना और उसको वेरीफाई करना, ठीक है। सोर्सेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हमने देखा था कि कोई एक कंपनी है, हर कंपनी का अपना एक डेटाबेस होता है, ठीक है। तो डेटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटाबेस जो है यूज करते हैं कंपनी, ठीक है। कोई फ्लैट फाइल पे बात कर रहा है, कोई टेबल के फॉर्म में डेटा दे रहा है, कोई मतलब अलग अलग डेटा प्लेटफॉर्म को यूज करके डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सोर्सेज से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उन सबको एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे क्या करना है, उसको पूरे पूरे वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि डेटा की क्लीनिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्लीनिंग का मतलब इनकम्प्लीट डेटा नहीं होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेटा कंप्लीट ही नहीं है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है डेटा के अंदर। तो वो सारी की सारी चीजें आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर होती है। पहले वो डेटा को रिट्राइव करेगा, वहां से लेगा और फिर उसको वेरीफाई करेगा। आफ्टर एक्सट्रैक्शन डेटा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अब अलग अलग फाइल्स अलग अलग उसमें फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो एक स्टैंडर्ड उसमें क्या करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना या फिर उसको इंटीग्रेट करना उसके अंदर, ठीक है, ताकि आगे उसको हम यूज कर सके उस डेटा को। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, प्रोसेसेस एंड द ऑर्गेनाइजेस एक्सट्रैक्टेड डेटा सो इट इज यूजेबल, ताकि वो यूजेबल हो सके, आप उसको यूज कर पाओ आगे। तो मतलब एक डेटा को क्या करना, पूरी की तरह से क्लीन करना, एरर ना हो डेटा के अंदर, डेटा इनकम्प्लीट ना हो, कोई वैल्यू मिसिंग ना हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में होती है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है डेटा वेयर हाउस का, उसके अंदर डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेना। देन आता है लोड। लोड का मतलब फिर आपका डेटा क्लीन हो चुका है, एक प्रॉपर डेटा है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है, फिर आप उसको क्या करते हो, अपनी जो डेटा की रिपोजिटरी है उसमें उस डेटा को आप लोड कर रहे हो, ठीक है। तो वहां से ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को क्या कर रहे हो, हम लोड कर रहे हैं। अब लोड यहाँ पे कहाँ हो रहा है, आपके डेटा वेयर हाउस में हो रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपका डेटा वेयर हाउस के अंदर आता है, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन किया है कि ईटीएल क्या होता है। अभी मैंने जो बताया वो यही है कि एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फिर उसको लोड करना,
ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट है आपका OLTP एंड OLAP। क्वेश्चंस आपका ETL में आता है कि ETL क्या होता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सब आपके क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये भी पूछते हैं कि ETL प्रोसेस कब होती है, कौन से आर्किटेक्चर में आप ETL प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, और इसमें आप ETL को यूज नहीं कर सकते, वो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक्स है OLTP एंड OLAP। कि OLTP क्या होता है और OLAP क्या होता है, ये हमने कल भी देखा था कि OLAP क्या होता है और OLTP क्या होता है। देखो, OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। OLAP होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो आपका डेटाबेस है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, अब किसी कंपनी का जो डेटाबेस, उसमें क्या होता है, डेली की जो एक्टिविटी कंपनी के अंदर हो रही है, तो डेली का डेली जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, वो सारी की सारी आपके डेटाबेस में स्टोर होती है। तो जो OLTP है वो किससे बिलोंग करता है, आपका डेटाबेस से बिलोंग करता है। मतलब OLTP कहाँ पे होता है, आपका डेटाबेस के अंदर होता है। लेकिन OLAP क्या होता है, यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है डेटा का। तो एनालिसिस हम कहाँ कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस कहाँ होता है, आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर होता है। क्यों होता है, ताकि हम फ्यूचर के लिए क्या है, आपका कोई डिसीजन आपको लेना है फ्यूचर्स के लिए, तो हम उस डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो OLAP होता है वो आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर यूज होता है। OLAP सर्वर होते हैं जो डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन जो होता है वो लिया जाता है। तो OLTP आपका जो डेली की ट्रांजेक्शन होती है, एक कंपनी के अंदर जो डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, वो सारा आपका OLTP सर्वर हैंडल करता है। और जो एक डेटा वेयर हाउस के अंदर जो एनालिसिस हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो सारे के सारे आपके OLAP सर्वर वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर डिफरेंस गिवन है आपका OLAP और OLTP में। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन द OLTP एंड OLAP सर्वर। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे इन दोनों को क्या किया, डिफरेंशिएट किया गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखो, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की फर्स्ट की बात करें, तो हैंडल से लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, ट्रांजेक्शंस को हैंडल करता है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सबको OLTP सर्वर जो है हैंडल करता है। अगर हम OLAP की बात करें, तो यहाँ पे हमारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा विद कॉम्प्लेक्स क्वेरी। अब यहाँ पे हम एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, और डील कैसे करेंगे, आपका सर्वर कैसे डील करेगा, क्वेरी के साथ ही डील करेगा ना। आपके पास वेयर हाउस है, आपको क्या करना है, एनालिसिस आप कर रहे हो कि भाई हमें देखना है कि इस कंपनी में इस प्रोडक्ट की हमारी ओवरऑल सेल कितनी हुई, हमारा मतलब किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा नहीं हुई, किससे में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या करें कि हेलो, ये एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन अननेसेसरी अपना माइक वो ना करें। जी एक्सक्यूज मी मैम। मैम वेयर हाउस क्या होता है, मेरी समझ नहीं आई है। आप कल की क्लास में नहीं थे, नहीं, मेरे फर्स्ट क्लास है ये। कल हमने पूरा वेयर हाउस से किया था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है। एक बार शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए वेयर हाउस के बारे में थोड़ा। आप माइक बंद कीजिए, मैं बता देती हूँ। जी। वेयर हाउस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर किया जाता है, वो वेयर हाउस होता है। ठीक है, अलग अलग डेटाबेस है, वहां से डेटा लिया, और एक गोदाम जो होते हैं ना, गोदाम आपका वेयर हाउस की तरह ही होता है। ठीक है, आपके पास क्या है, अलग अलग शॉप है। ठीक है, वहां पे क्या है, पर्टिकुलर शॉप है, तो वहां पे वही पर्टिकुलर सामान मिलता है। ठीक है, लेकिन गोदाम में क्या होता है, सारा का सारा डेटा होता है, मतलब हर टाइप का जो डेटा मटेरियल होगा, डेटा होगा, वो सारा का सारा गोदाम में होता है। तो गोदाम की जैसे ही आपका वेयर हाउस होता है कि जहाँ पे एक लार्ज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हो। और अब वेयर हाउस में डेटा आता कहाँ से है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, जो अलग अलग डेटा बेस है, वहां से डेटा आता है, वेयर हाउस के अंदर स्टोर होता है, और उसको हम यूज किस लिए करते हैं, उसको हम एनालिसिस करते हैं, और इन फ्यूचर्स कोई भी आप अगर आपको डिसीजन लेना है, तो हम उसके लिए उस डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट जो होते हैं हमारे, वो उस डेटा को यूज एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बेस पे फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो एक रिपोजिटरी आप बोल सकते हो कि स्टोरेज रिपोजिटरी है, जहाँ पे बहुत सारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपने स्टोर करके रखा है। अब वो कैसा डेटा है, कहाँ से आया है, वो हम कल क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, और जो OLAP होता है, OLAP सर्वर जो होता है वो डेटा वेयर हाउस को हैंडल करता है। सेकंड इसकी जो क्वेरी है, सॉरी, सेकंड जो डिफरेंस है वो है क्वेरी की टाइप। अब OLTP की बात करें हम, डेटाबेस की एक सिंपल क्वेरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
डेटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। अब वो कॉम्प्लेक्स क्यों होगी? क्योंकि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है वो मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में वर्क करता है, ठीक है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को देखते हुए ही क्या है अपनी क्वेरी हम जनरेट करते हैं। तो हमारी जो क्वेरी होगी वो एज कम्पेयर टू डीबीएमएस क्वेरी क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो जो OLTP होता है, जो OLTP सर्वर है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? डेटा इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा और डिलीट कर सकता है। अब जो डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या होता है, कोई डेटा न्यू डेटा है तो आप इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, कुछ भी चेंज करना है वो कर सकते हो। लेकिन जो OLAP होता है, OLAP के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करके और क्या करते हैं, एग्रीगेट डेटा फॉर द रिपोर्टिंग। मतलब हम डेटा को एनालिसिस वहां पे करते हैं। कैसे करेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसके बेस पे हम उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और आगे इसको हम रिपोर्टिंग के लिए यूज करेंगे। रिपोर्टिंग का मतलब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं आगे कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम देखो, यहाँ पे क्वेरी अगर सिंपल क्वेरी है तो रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होगा, मिली सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा, उसका रिस्पॉन्स दे देगा वो। लेकिन OLAP क्वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू OLTP क्या लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी यहाँ पे क्या होता है, सिंपल जो आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग वगैरह में क्या होता है, डेटाबेस यूज होते हैं। लेकिन जब हम बड़े बड़ी मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हमें कहीं जाना है तो हम OLAP सर्वर हमारा वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा OLTP जो सर्वर है वो कौन सा डेटा यूज करेगा, जो डेली की ट्रांजेक्शन हो रही है उनको ही तो वो हैंडल करेगा, ठीक है। डेली कंपनी में कितने एम्प्लॉय आए हैं, ठीक है, कितने आज नहीं आए हैं, किसकी कितनी सैलरी है, ठीक है, और आज कौन सा प्रोडक्ट आया है, कितना प्रोडक्ट आया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है, मतलब डेली का जो कंपनी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारे के सारे कौन करता है, OLTP सर्वर ही हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन OLAP क्या करता है, OLAP क्या करता है, जो एग्रीगेट डेटा आपके पास है, आपने जो समराइज डेटा, जो इतने सारे ट्रांजेक्शन हुई थी उनमें से जो मीनिंगफुल डेटा आपने लिया है वो आपका क्या होता है, OLAP सर्वर उसको यूज करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंस है, आप देख लेना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है OLTP का और OLAP का। अब अगर फास्ट की बात करें तो ये फास्ट होगा OLTP, क्योंकि एक स्मॉल डेटा के साथ काम कर रहा है, सिंपल क्वेरी के साथ वर्क कर रहा है, तो ये भी फास्ट भी फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा थोड़ा सा ये। और अगर स्पेस की बात करें, स्पेस रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो OLTP है उसमें स्पेस भी कम ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपका स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि डेटा वेयर हाउस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डेटाबेस। डेटा वेयर हाउस एज कम्पेयर टू डेटाबेस बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो OLTP है वो डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हो रही है उस पर वर्क करता है, और वो आपके क्या करता है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो पूरे का पूरे एक साल का डेटा ले लिया उसने, ठीक है, पूरे एक साल के ऑब्जर्वेशन उसने की कि इस साल इस ब्रांच से हमें ये प्रॉफिट मिला है, तो हमें ये ब्रांच आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर इस प्रोडक्ट से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिला है तो हम इस प्रोडक्ट को आगे और ज्यादा मतलब उसको अपग्रेड करें। तो इस तरह से मतलब हिस्टोरिकल डेटा पे वर्क करता है आपका डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, OLTP और OLAP की बात थी। नेक्स्ट आपकी जो है स्लाइड है वो आपके हैं ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपके जो है यूनिट नंबर 5 है, जो आपका डेटा वेयर हाउस का जो यूनिट नंबर 5 है उसमें है आपके डेटा वेयर हाउस के ऑपरेशंस कि आप डेटा वेयर हाउस में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अभी हमने देखा डेटाबेस पे कौन से होते हैं, इंसर्ट करना, अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है, इस टाइप के ऑपरेशन आप डेटाबेस पे करते हो। लेकिन डेटा वेयर हाउस पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो ये आपके यूनिट नंबर 5 है। तो इससे पहले मैं आपको जो आपकी यूनिट नंबर 4 और 5 है उसके एक बार PDF भी दिखा देती हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। ये हम कल भी हमने बेसिक हमने कल भी कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल इसको डिटेल में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि आगे ये पूरा एक एक यूनिट बनी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी आपको PDF शेयर करती हूँ यूनिट नंबर 4 की। तो ये आपकी यूनिट नंबर 4 है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, पहले वही इंट्रोडक्शन है, डेटा वेयर हाउस के बारे में ही बताया, मेटा डेटा क्या होता है ये सब है। नेक्स्ट आपका ETL वाला है। अभी हमने यही देखा था कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया, कहाँ पे आया, ETL प्रोसेस के अंदर आया। इसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे आपकी ETL प्रोसेस होती है उसको हम स्टेजिंग एरिया बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी क्या होगी, डेटा की क्लीनिंग हो रही है, डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एग्रीगेट हो रहा है, लोड हो रहा है, वैलिडेशन में तो डेटा वैलिड है नहीं है, कंप्लीट है नहीं है, कंसिस्टेंसी चेक हो रही है। तो वो सारा का सारा प्रोसेस आपके स्टेजिंग एरिया के अंदर ही होता है। उसके बाद आपका डेटा जो है
डेटा वेयर हाउस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब मीनिंगफुल डेटा आता है, ऐसे नहीं कि ऐसे स्पेस भर दिया कि जो मीनिंगलेस है डेटा वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहीं पे आपकी डेटा की फिल्टरिंग हो रही है। ठीक है, प्रॉपर डेटा फिल्टर होके ही आपका वेयर हाउस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वही प्रोसेस है। उसके बाद रिटेल प्रोसेस जो अभी हमने देखा, ये वही आ गया। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, लोडिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये ईटीएल के साथ वर्किंग आ गई कि कैसे कैसे हम काम करते हैं। अब वैलिडेशन हो रहा है तो वो कैसे होगा। अब यहाँ पे ईटीएल और ओलैप डेटा वेयर हाउस की बात हो रही है। तो ओलैप क्या होता है, वही अभी मैंने बताया कि ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग हो रही है। जो ओलैप सर्वर होता है वही आपका क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। कुछ यहाँ पे ईटीएल टूल्स गिवन है। एक पॉइंट इसमें आता है, एक सेकंड, ईटीएल इसकी नीड्स होगी। हाँ, अब यहाँ पे ELT है। अभी हम पढ़ रहे थे ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। अब यहाँ पे ELT ये बोलता है कि पहले क्या करो, आप एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसको लोड कर दो, और फिर आप क्या करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। अब इसमें डिफरेंस होता है, ये क्या होता है वो देखो। इनके जो बेसिक डिफरेंस वो पता चल गया। ETL और ELT में क्या डिफरेंस है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है ELT में, वो बाद में हो रहा है। ठीक है, ETL में क्या हो रहा है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, फिर उसको हम लोड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ELT क्या कहता है कि पहले आप लोड करो, फिर उसको आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो। तो इसका डिफरेंस भी पेपर में आता है, ETL वर्सेस ELT। तो आगे देखो, यहाँ पे ये गिवन भी है कि ETL में क्या होता है। देखो, primary differences between the ETL and ELT are how much data is retained in the data warehouse and where the data is transferred। कि आपको कितना डेटा क्या करना है, डेटा वेयर हाउस के अंदर रिटेन करना है, और कहाँ पे आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। ठीक है, ETL क्या कहता है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज डन बिफोर इट इज लोडेड इनटू द डेटा वेयर हाउस। इसमें कहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो डेटा की पहले हो जाती है, लोड करने से पहले। ठीक है, दिस enables analysis and business user to get the data they need faster without building complex transformations। बट ELT प्रोसेस क्या कहते हैं, डेटा इज लोडेड इनटू द डेटा वेयर हाउस एज इज हु इज नोट with no transformation before the loading। This makes job easier to configure because it only requires an origin and the destination। ठीक है, तो इसमें सिंपल डिफरेंस बताना है कि आपको वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पहले हो जाते हैं, वहाँ पे बाद में होती है। दूसरा, फिर आपका ये चेक प्रोग्रेस 1 आ गया। ये मैंने कल भी बताया था कि जो चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन है वो आपको जरूर करने हैं। ठीक है, आप पूरा मत पढ़ो, बस जो जो चेक प्रोग्रेस है, जो जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आप अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर इन्हीं में से ही आता था। ठीक है, तो इसमें वही है आपकी चेक प्रोग्रेस में। सबसे पहले ELT वाली बात हुई है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, लोडिंग प्रोसेस पूछा है, इसमें क्या होता है। तो यही आपकी क्या थी, यूनिट नंबर 4 थी, जब ETL प्रोसेस को ही इसने यहाँ पे कवर किया है पूरा। और यहाँ पे आपका ये सॉल्यूशन गिवन है, जो आपका ये क्वेश्चन थे, 3 जो क्वेश्चन थे आपके चेक प्रोग्रेस में, उनका यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे इसको करना है। ठीक है, तो ये आपका था चेक प्रोग्रेस 1। हर यूनिट में चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इनको कर लो, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको यूनिट नंबर 5 दिखाती हूँ कि जो आपकी यूनिट नंबर 5 है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। ओके ओके ओके, तो माइक म्यूट हो गया था। तो देखो, ये आपके यूनिट नंबर 5 है। ये आपके यूनिट नंबर 5 है, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, जो हमने अभी ओलैप का देखा वो यही है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ओलैप में यहाँ पे इन्होंने क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होंगी। ये बेसिक ओलैप की क्या नीड है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओलैप कैसे होता है, फास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एनालिटिकल टूल्स हम यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, डेटा की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये जो ऑपरेशंस हैं,
ये जो ऑपरेशंस हैं रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस और पाइवट, ये अभी हम पीपीटी की हेल्प से करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस होते हैं जो आपका ओलैप सर्वर है वो डेटा वेयर हाउस पे ये 5 ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस एंड पाइवट, ठीक है। ये 5 जनरल ऑपरेशंस होते हैं जो आपके डेटा वेयर हाउस पे परफॉर्म करता है आपका ओलैप सर्वर करता है, ठीक है। सॉरी, डेटा वेयर हाउस पे, डेटा बेस पे कौन से होते हैं, आपका डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, आप अपडेट कर रहे हो, वो आप एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से आप वहाँ पे डेटा के अंदर चेंज करते हो, वे ऑपरेशन परफॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपरेशंस होते हैं, तो ये ऑपरेशंस अभी मैं आपको पीपीटी की हेल्प से करवाऊंगी कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक्स तो अभी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा यहाँ पे इसमें ये वही है, उसके बाद यहाँ पे ओलैप फंक्शंस गिवन है कुछ, ठीक है। एप्लीकेशन है ओलैप की, यहाँ पे फिर चेक प्रोग्रेस 2 आ गया कि ओलैप के कहाँ पे आप ओलैप को यूज कर रहे हो, क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओलैप की। देखो ओलैप का वही है अभी जो हमने बताया था कि ओलैप भी कैसे काम करेगा। देखो ये पेपर में आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टेप कि जब ओलैप क्रिएशन होती है तो क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। तो ओलैप का मतलब है यहाँ पे क्या है, जो आपका डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा है उसी पे काम करना है। तो ये भी पहले क्या करेगा, पहले एक्सट्रैक्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लोडिंग होगा, लोड होने के बाद जब डेटा आपका डेटा वेयर हाउस के अंदर आएगा तभी तो आपका ओलैप सर्वर क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे स्टेप गिवन है। यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज होंगी इनकी। यहाँ पे ओलैप का आर्किटेक्चर्स है, यहाँ पे देखो 5 टाइप्स के ओलैप होते हैं, आर ओलैप, एम ओलैप, एच ओलैप, ठीक है, सॉरी और डी ओलैप, 4 हैं ये, ठीक है। देखो आर ओलैप होता है कि रिलेशनल ओलैप, जहाँ पे आपका जो डेटा जब आपका रिलेशनल फॉर्म में है, जैसे मतलब टेबल के फॉर्म में जब आपका डेटा है तब वहाँ पे आर ओलैप काम होता है। एम का मतलब होता है मल्टी डायमेंशन आपका डेटा है, तो एम ओलैप वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। डी ओलैप होता है कि जब आपका, इसका मतलब होता है डेटा ओलैप, ठीक है, जो डेटा के साथ वर्क करता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप जनरल इनका देख लेना इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती हैं। उसके बाद यहाँ पे समरी में आपका फिर ये वही आ गया कि चेक प्रोग्रेस 3 आ गया और लास्ट में इनके सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। तो ये आपका जो ओलैप वाला था आपका यूनिट नंबर 5 थी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका टॉपिक आता है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ओलैप ऑपरेशंस, ठीक है, कौन कौन से ओलैप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो वो अभी मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ, फिर मैं उसको करवाती हूँ, ठीक है। तो 10 मिनट्स का गैप कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। 10:39 हो गई है, सॉरी 12:39 हो गई है, तो हम 12:50 पे स्टार्ट करते हैं क्लास को दोबारा से, उसमें हम ओलैप ऑपरेशन करेंगे। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखो ये हमारे क्या है, ओलैप ऑपरेशंस हैं। अभी मैंने आपको दिखाया जनरली 5 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ओलैप सर्वर आपका जो है 5 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये अभी कोई भी चैट बॉक्स में अपना जो अटेंडेंस है वो ना फिल करे, जब मैं बोलूँगी उसके बाद ही मैं अटेंडेंस आपकी लूँगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल अप ऑपरेशंस, ठीक है। 5 ऑपरेशंस होते हैं जनरली, रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस और पाइवट, ठीक है। तो फर्स्ट है रोल अप। देखो रोल अप ऑपरेशंस क्या करता है, रोल अप कहता है कि आप डेटा को क्या कर दो, समराइज कर दो, ठीक है। देखो अभी हमने देखा जो डेटा वेयर हाउस मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में वर्क करता है, डेटा बेस आपका 2D फॉर्म में वर्क करता है, मतलब टेबल की फॉर्म में वर्क करता है। लेकिन अगर आप डेटा वेयर हाउस की बात करो तो मोर देन 2 इसके अंदर डायमेंशन हो सकती हैं, तो इसको हम मल्टी डायमेंशनल डेटा बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जब हमारे पास मल्टी डायमेंशनल डेटा है तो यहाँ पे आप देखो ये आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा है, ठीक है। देखो एक डायमेंशन क्या है, किसी सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक डायमेंशन आपकी टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और एक डायमेंशन आपकी आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा है, वो क्या कहता है कि जो अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग सिटीज हैं, उस सिटीज में कोई आइटम्स है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कुछ भी है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उनकी हर साल मतलब मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज या फिर क्वार्टर वाइज उनकी ये सेल हुई है, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, एक डायमेंशन हमने लोकेशन बना दी जिसमें हमने क्या किया, 4 सिटीज का डेटा उठाया, ठीक है।
एक हमने डायमेंशन टाइम को ले लिया कि टाइम वाइज हम देखना है, यहाँ पे हम क्वार्टर वाइज देख रहे हैं, हम ईयर वाइज भी देख सकते हैं कि इस साल कितना हुआ, पिछले साल कितना हुआ, उससे पिछले साल कितना हुआ था। मतलब हमने एक डायमेंशन टाइम को लिया और एक डायमेंशन में हमने आइटम लेके हमने कौन कौन से आइटम उसमें सेल किए हैं या फिर परचेज किए हैं, मतलब इस टाइप से यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में आपका ये डेटा है। ठीक है, तो रोल अप ऑपरेशंस क्या कहता है कि आप रोल अप करो। रोल अप का मतलब होता है डेटा को समराइज कर दो या फिर ग्रुप बना दो, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे आप डेटा के ग्रुप बना दो। ठीक है, आप किसी भी डायमेंशंस को लो और किसी भी डायमेंशंस का आप रोल अप ऑपरेशंस परफॉर्म करो, तो इट मींस उस डायमेंशंस को क्या कर दो, आप समराइज करके हमें दे दो या फिर उसको आप एक ग्रुपिंग कर दो, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है होगी उसके बेस पे आप उसको क्या कर दो, ग्रुप बना दो। ठीक है, वो होता है आपका रोल अप ऑपरेशन। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो रोल अप ऑपरेशन था वो किस पे परफॉर्म किया, वो लोकेशन पे परफॉर्म किया कि रोल अप ऑन लोकेशंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लोकेशन जो डायमेंशन थी, ये वाली जो डायमेंशन थी उसको क्या किया है, रोल अप किया है कि उसको समराइज किया है। अब उन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 सिटीज गिवन है, शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वैंकूवर। ठीक है, तो ये चारों सिटीज का डेटा है, अलग अलग है, और इन चारों जो सिटीज है, इन सिटीज में Q1 में मोबाइल की इतनी सेल हुई है, मॉडर्न की इतनी हुई है, फोन की इतनी हुई है, सिक्योरिटी की इतनी हुई है, मतलब ये आपके पास एक जनरल डेटा है। ठीक है, तो अगर आप रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लोकेशन पे, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आप ग्रुप बना दो या समराइज कर दो। तो अगर मान लो सपोज करो जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं या फिर जो मैनेजर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि भैया आप समराइज करके डेटा दे दो हमें, तो उन्होंने क्या समराइज किया, लोकेशन जो सिटीज थी, सिटीज को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कंट्री वाइज डेटा दे दिया। सिटीज का समराइज कैसे समराइज करेंगे सिटीज को, कि जो सिटीज हैं, ठीक है, कुछ सिटी मान लो सपोज कोई इंडिया की सिटी है या फिर अमेरिका की कोई सिटी है या फिर कनाडा की है, चीन की है, इस तरह से सिटीज है, तो वो सिटी वाइज करके दे देगा उनको। तो मतलब क्या क्या वहां पे उसको समराइज कर दिया कि अलग अलग सिटीज का नाम बता के ग्रुप बना दिया कंट्री के बेस पे, एक कंट्री को लेके उनके क्या बना दिया, यहाँ पे ग्रुप बना दिया। तो यहाँ पे इन्होंने वही किया कि जो ये सिटीज थी इन सबको यहाँ पे क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, तो एक ग्रुप है यहाँ पे यूएसए को लेके बना दिया कि यूएसए का टोटल करके दे दिया कि भाई यूएसए में इतनी सेल हुई है, और एक इन्होंने यहाँ पे कनाडा को ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रोल अप ऑपरेशन करते हैं। अगर आप टाइम पे रोल अप ऑपरेशन करते हो, वो कहता है कि आप टाइम डायमेंशन पे रोल अप ऑपरेशन को समराइज करके दे दो। तो यहाँ पे इन्होंने Q1, Q2, Q3 या Q4 मतलब एक साल के 4 क्वार्टर्स का क्वार्टर वाइज डेटा है, तो वो क्या करेगा, ईयर वाइज दे देगा। वो इन सारों को क्या करेगा, सबका जो है Q1 में जो मोबाइल की सेल हुई है, Q2 में जो हुई है, उन सबको क्या करेगा, टोटल करके ईयर वाइज उसको क्या कर देगा, रोल अप कर देगा, समराइज कर देगा उसको। ठीक है, अगर वो आइटम्स को देखेगा तो आइटम्स को भी क्या कर सकेगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसके बेस पे क्या करेगा, उसको समराइज करके दे देगा। तो रोल अप ऑपरेशन कहता है कि आप सिंपल क्या कर दो, समराइज कर दो डेटा को, क्योंकि डेटा बहुत सारा है और जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो वो यहाँ पे वही कर रहा है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा है तो डेटा को समराइज करना, दैट इज कॉल्ड रोल अप ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये था आपका रोल अप ऑपरेशन। तो यहाँ पे इन्होंने लोकेशन पे रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो रोल अप लोकेशन को क्या कर दिया, समराइज करके उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल जो सेल हुई थी वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ड्रिल डाउन। ठीक है, अब देखो ड्रिल डाउन क्या कहता है, ड्रिल डाउन को आप रोल डाउन भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो ड्रिल डाउन का मतलब क्या होता है, ड्रिल का मतलब होता है किसी चीज की खुदाई करना। ठीक है, मतलब बिल्कुल खुदाई करते हुए नीचे की तरफ चले जाओ, मतलब बिल्कुल डीप में आप चले जाओ। ठीक है, ड्रिल डाउन का मतलब यही होता है कि खुदाई करते करते बिल्कुल आप बेसिक पर चले जाओ, मतलब बिल्कुल डीप में चले जाओ उस चीज के, उसको हम बोलते हैं ड्रिल डाउन करना। ठीक है, तो देखो ड्रिल डाउन भी क्या होता है कि आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। कैसे, भाई आपको सेम डेटा यहाँ पे गिवन है कि आपके पास 3 डायमेंशंस में डेटा है, एक लोकेशन वाइज है, टाइम वाइज है और आइटम वाइज है। ठीक है, तो ड्रिल डाउन ऑपरेशन क्या कहता है कि आप टाइम पे क्या लगा दो, ड्रिल डाउन कर दो। ठीक है, टाइम पे क्या कर दो, ड्रिल डाउन कर दो। ड्रिल डाउन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इन्होंने किसी भी ईयर के क्या 4 क्वार्टर बनाए, Q1, Q2, Q3, Q4 कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्वार्टर वाइज है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में इतनी सेल हुई, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारी इतनी सेल हुई, उसके बाद नेक्स्ट में हमारी इतनी हुई, और लास्ट जो क्वार्टर था हमारा उसमें हमारी इतनी सेल हुई। ठीक है, और अगर वो कहता है ड्रिल डाउन ऑपरेशन करो, मतलब कि वो कहता है मुझे बिल्कुल बेसिक से दे दो। ठीक है, मतलब मुझे बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उसके बेस पे आप डेटा वो एनालिसिस करना चाहता है, तो फिर क्या करेगा, टाइम को क्या करेगा, ड्रिल डाउन कर देगा। कैसे करेगा, क्वार्टर जो क्वार्टर वाइज थे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मंथ वाइज कर देगा, वो जनवरी में इतना हुआ,
फरवरी में इतना हुआ, मार्च अप्रैल मई, मतलब इस तरह से वो क्या कर देगा, यहाँ पे ड्रिल डाउन कर दिया। अगर उसको अभी भी, अब ये वाला आपका आ गया, अब इन्होंने कहा इस पे भी आप क्या करो, ड्रिल डाउन ऑपरेशन करो, तो जनवरी का भी क्या करेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में इतनी सेल हुई, सेकंड वीक में इतनी हुई, थर्ड में इतनी हुई, फोर्थ में इतनी हुई। अगर वो कहता है कि और अब भी एक बार और फिर ड्रिल डाउन करो, तो वीक में भी क्या करेगा, वो वीक मतलब डे वाइज दे देगा डेटा कि मंडे को इतनी सेल हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ड्रिल डाउन करते हैं, मतलब बिल्कुल डीप में या फिर बिल्कुल बेसिक से हमें पता चाहिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मुझे चाहिए, मुझे बताओ कि कितनी सेल यहाँ पे हुई, वो होता है आपका ड्रिल डाउन करना, मतलब बिल्कुल डीप में चले जाना। ठीक है, तो वो आपका ड्रिल डाउन है। तो आप किसी भी इस पे आप ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज करो हम लोकेशन पे ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि लोकेशन पे करो, तो हमें पता है हमारे पास 4 सिटीज का डेटा है, शिकागो का है, न्यूयॉर्क का है, टोरंटो का है, मॉन्ट्रियल का है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, शिकागो के भी जिस एरिया से उसको सेल हुई है, मतलब जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम के थ्रू दे देगा वो। ठीक है, भाई इस कंपनी की ये हुई है, या फिर मान लो सपोज उस कंपनी की 4 ब्रांच है, तो कंपनी की चारों ब्रांचेस वाइज उसको डेटा दे देगा। ठीक है, फिर मतलब बिल्कुल ही बेसिक में चला जाएगा, नीचे बिल्कुल डीप में चला जाएगा वो। ठीक है, फिर शिकागो के भी जो अंदर, न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के भी जो बिल्कुल बेसिक जो कंपनी का नेम है, कंपनी वाइज डिटेल दे देगा, या फिर ब्रांच वाइज दे देगा कि इस ब्रांच से इतना सेल हुआ, इस ब्रांच से इतना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म इस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका एक सेकेंड, नेक्स्ट है इसका डाइस ऑपरेशन। ठीक है, अब डाइस और स्लाइस दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस पे। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये क्या है, पहले इसका है डाइस। अच्छा, स्लाइस वाला नहीं है शायद इसमें, एक सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो कोई नहीं, देखो डाइस क्या होता है, पहले हम स्लाइस देख लेते हैं। स्लाइस क्या होता है, देखो स्लाइस का सिंपल क्या होगा, अगर आपको बोले कि स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करो, स्लाइस ऑपरेशन क्या कहता है कि एक डायमेंशन पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब स्लाइस ऑपरेशन मैं कहती हूँ कि आपको, जैसे ये आपके पास डेटा है, ये लोकेशन है, टाइम वाइज और आइटम वाइज, ये आपकी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशनल फुल आपका एक डेटा है। ठीक है, तो स्लाइस क्या कहता है कि मुझे सिंपल क्या दो, सिर्फ इस Q1 का बताओ, इस Q1 में मोबाइल की कितनी सेल हुई है, बस। वो आपकी क्या, वो क्या करेगा, फिर आपको ये वाली जो स्लाइस है वो निकाल के दे देगा। या फिर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप ये बताओ कि मोबाइल का न्यूयॉर्क सिटी में Q1 में कितने सेल हुए, तो वो आपको फिर क्या करेगा, जो ये न्यूयॉर्क वाली जो स्लाइस है, सिर्फ आपको वो एक स्लाइस आपको वहां पे दे देगा। ठीक है, मतलब स्लाइस कहता है कि अगर आपको सिंपल एक डायमेंशन पे डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है, मतलब एक ही डायमेंशन के बेस पे आपको डेटा फिल्टर करना है, एक स्लाइस निकालनी है। जैसे आपके पास कोई भी फ्रूट होता है, फ्रूट की क्या करते हैं, स्लाइस करते हैं ना, छोटे छोटे स्लाइस में उसको कट करते हैं, मतलब सिंगल सिंगल एक एक उसको हम अलग अलग उसमें स्लाइस में कट कर लेते हैं। तो उसी तरह वो यहाँ करेगा कि जो आपके पास मल्टी डायमेंशनल डेटा है, उस डेटा को क्या करेगा, स्लाइस वाइज कट करके आपको दे देगा, मतलब एक डायमेंशन के बेस पे आपको डेटा यहाँ पे दे देगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर आप बोलोगे कि मुझे यहाँ पे जो आपका मॉडम है, मॉडम का बताओ Q1 में कितना सेल हुआ, तो फिर आपको वो सिर्फ ये मॉडम और ये वाली एक रो आपको यहाँ से ये वाली कट करके ये आपको डेटा दे देगा। ठीक है, तो ये भी डेटा आपका क्या एनालिसिस में यूज होता है ना, कि अगर आपको इसको बिल्कुल डायमेंशन वाइज डेटा चाहिए, कि सिंगल सिंगल डायमेंशन के बेस पे उसको डेटा लेना है या उसको ऑब्जर्वेशन करने, तो फिर क्या करता है, स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो स्लाइस ऑपरेशन में क्या होता है, एक दूसरा जो पॉइंट आता है कि जब भी हम स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका जो आपका आउटपुट आएगा, जो उसका आपका जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा 2D फॉर्म में आता है। ठीक है, 2D मतलब वो टेबल की फॉर्म में आता है, कि जो भी स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो डेटा आएगा वो आपको टेबल की फॉर्म में दिखेगा, मतलब रो होगी और कॉलम होगी, बस। ठीक है, तो इस तरह से हम वो क्या करेंगे, वो एक एक स्लाइस को कट करके आपको यहाँ पे दे देगा। डाइस क्या कहता है, डाइस इसका अपोजिट है, स्लाइस का ही क्या है, अपोजिट नहीं कहेंगे हम उसको, एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं। स्लाइस को एक्सटेंड कर दिया गया, वो आपका होता है डाइस। ठीक है, अब डाइस क्या कहता है, डाइस कहता है कि जब स्लाइस आपका सिंगल डायमेंशन पे, अगर आपको सिंगल डायमेंशन या पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन वाइज आपको डेटा चाहिए, तो आप स्लाइस करो। लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा डायमेंशन को इकट्ठा करके, आपको कंबाइन करके आपको अगर आपको डेटा चाहिए, तो फिर आप क्या करो, डाइस करो। ठीक है, अगर आपको एक साथ
दो या दो से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 अगर आपको डायमेंशन पे वर्क करना है तो फिर आप क्या करो, डाइस करो। ठीक है, अगर आपको डायमेंशन वाइज चाहिए तो आप स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करो। अगर आपको दो दो या फिर ग्रुप बना के, आपको डायमेंशन का ग्रुप बना के आपको डेटा चाहिए तो फिर आप डाइस ऑपरेशन करो। ठीक है, तो ये डेटा को फिल्टर कैसे करता है, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में करता है। ठीक है, मतलब जो डायमेंशन है, अलग अलग डायमेंशन है, उनको ग्रुप बना के क्या करेगा, आपको डेटा ये आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और दूसरा इसका जो पॉइंट्स है डाइस का, वो क्या रहेगा कि इसका जो आउटपुट आएगा, डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो आपको क्या है, क्यूब की फॉर्म में ही मिलेगा। मतलब वो आपको मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में ही आपको यहाँ पे मिलेगा। बट स्लाइस में टेबल की फॉर्म में डेटा मिलता है आफ्टर ऑपरेशंस, बट डाइस में क्या आता है, एक सब क्यूब मिल जाता है। अब यहाँ पे क्यूब है और इसी क्यूब में से क्या है, छोटा क्यूब बना के आपको डाइस ऑपरेशंस क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेटा क्यूब की फॉर्म में ही आता है, बट वो क्या होता है, छोटा क्यूब होता है। एक बड़े क्यूब में से ही क्या करेगा, छोटा क्यूब बना के आपको डेटा यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो जब आपको मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में क्या करना है, डेटा को एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 डायमेंशन बनाई है, एक लोकेशन, एक टाइम, एक वो आइटम्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 डायमेंशन होती है, 5 डायमेंशन होती है, तो आप किसी भी 2 डायमेंशन का ग्रुप बना के क्या करता है, आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करो वो किस पे करो, लोकेशन पे करो और टाइम पे करो। ठीक है, टाइम और लोकेशन इन दोनों डायमेंशन पे क्या करो, डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करो। और लोकेशन में भी इन्होंने क्या बोला, सिर्फ टोरंटो और वैनक्योर इन दोनों लोकेशंस को उठाओ, और टाइम में इन्होंने बोला Q1 और Q2 इन दोनों को आपको लेना है। ठीक है, और आइटम में इन्होंने क्या बोला, मोबाइल और मॉडम। मतलब इन्होंने सिंपल क्या बोला कि जो आपके पास डायमेंशन गिवन थी, उन तीनों डायमेंशन में से पूरा का पूरा डेटा उठाना ही ना लेके, मतलब एक टॉपिक वाइज या फिर एक छोटे छोटे टुकड़े में से मतलब डेटा उठा रहे हैं। सिर्फ टोरंटो और वैनक्योर का चाहिए उनको पूरा नहीं चाहिए, मतलब पूरा चारों सिटीज का डेटा नहीं चाहिए, चारों क्वार्टर का डेटा नहीं चाहिए, चारों आइटम्स का डेटा नहीं चाहिए। उनको सिंपल क्या चाहिए, सिर्फ टोरंटो और वैनक्योर का निकालो, Q1 और Q2 का कंबाइन करो और मोबाइल और मॉडम को करो। मतलब एक इस जो बड़े क्यूब का जो छोटा पार्ट है उसको वो चाहिए। ठीक है, तब वहां पे वो क्या करेगा, डाइस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, टोरंटो और वैनक्योर को कंबाइन किया, तो जो ये वाला जो ग्रुप था, ये वाली जो स्लाइस थी ये वाली, ठीक है, ये वाली उठा दी। Q1 और Q2 को लिया, तो Q1 और Q2 के ये दोनों ब्लॉक थे, ये वाले ब्लॉक उठा दिए। और उसके बाद इन्होंने मोबाइल और मॉडम को लिया, तो मोबाइल और मॉडम के ये दोनों जो कॉलम थे, ये वाले 2 कॉलम्स उठाए, यहाँ से 2 कॉलम्स उठाए, और यहाँ पे Q1 और Q2 वाली 2 रो उठाई, और यहाँ से फिर क्या किया, सिर्फ ये वाले जो 2 रो थे ये वाले उठाई। ठीक है, मतलब बड़े क्यूब से छोटा क्यूब बना के उन्होंने दे दिया। तो डाइस ऑपरेशन मल्टी डायमेंशन या फिर इसमें हम सब क्यूब की फॉर्म में आपको डेटा जो है मिलता है। स्लाइस में आपको हमेशा डेटा जो होगा 2D फॉर्म में मिलेगा, मतलब टेबल की फॉर्म में ही मिलेगा, वो सिंगल सिंगल स्लाइस काट के देगा आपको। ठीक है, तो ये था आपका डाइस ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन आपका इसके अंदर होता है पाइवट। ठीक है, अब पाइवट ऑपरेशन क्या कहता है कि देखो, ये कहता है कि आपके पास जो जो डेटा है, ठीक है, सपोज करो ये आपके पास एक डेटा है 2D डेटा। अब देखो, जब स्लाइस आपके पास आ चुकी है, स्लाइस के अंदर आपका 2D डेटा आता है, तो सपोज करो ये आपने एक स्लाइस, यहाँ पे स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ पे ये आपको क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। ठीक है, आपने क्या किया, सिंपल जो वैनक्योर सिटी थी उस सिटी का निकाला है, उस सिटी के जो आइटम्स थे हमारे, उनमें कितने कितने सेल हुई वो सिर्फ आपको लेना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सिटी में से सिर्फ वैनक्योर सिटी का इन चारों आइटम्स का डेटा आपको दे दिया। तो यहाँ पे आपने स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये आप यहाँ पे आपको टेबल की फॉर्म में डेटा मिल चुका है। अब ये कहता है, पाइवट ऑपरेशन कहता है कि जब आपके पास एक टेबल की फॉर्म में डेटा आ जाता है या फिर स्लाइस ऑपरेशन करने के बाद आ जाता है, फिर आप उसमें क्या करो, अगर आप उसमें फिर क्या करते हो, उसको रोटेट कर देते हो, उसकी क्या कर देते हो, अगर सपोज करो जो एक्स एक्सिस पे उसको वाई एक्सिस में दे दो, मतलब उसको घुमा दो, थोड़ा सा रोटेट कर दो। ठीक है, वो आपका पाइवट ऑपरेशन होता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये वाली जो चीज, ये वाला जो डेटा था लोकेशन और आइटम को, इसको क्या कर दिया, इसको पाइवट कर दिया, मतलब रोटेट कर दिया। तो रोटेट जब इन्होंने किया तो क्या किया, मोबाइल मॉडम फोन, ये डायमेंशन, जो ये डायमेंशन एक्स एक्सिस पे थी वो आपकी वाई एक्सिस पे आ गई, और जो आपकी वाई एक्सिस पे थी वो आपकी एक्स एक्सिस पे आ गई। मतलब आप एक्सिस वाइज क्या कर सकते हो, रोटेट कर रहे हो, आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से क्या कर रहे हो, उस डेटा को एनालिसिस कर रहे हो। तब आपको क्या करना है, पाइवट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि वेयर हाउस में कोई थोड़ा डेटा नहीं होता, बहुत सारा डेटा होता है, तो आप उस डेटा को, जब हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करो, उसको ऑब्जर्व हमें करना है। और ऑब्जर्व भी हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे के लिए कुछ अच्छा मतलब डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको अलग अलग एंगल से हम उसको क्या करें,
ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसको घुमा के देख रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं डेटा को, तो ये आपका होता है पाइवट ऑपरेशंस, ठीक है। और ये कब होगा, जब आपके पास डेटा 2D फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल डेटा है आपके पास, डेटा वेयर हाउस के अंदर मल्टी डायमेंशनल डेटा है, लेकिन जब आप उसमें से स्लाइस निकाल लेते हो, अलग अलग छोटे छोटे स्लाइस निकाल लेते हो, तब आप उस पर क्या कर सकते हो, पाइवट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उसको मतलब हर उसके एंगल को, उसके एक्सिस को चेंज करके आप उस डेटा को एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं किया इसने, इन्होंने कहा जो एक्स एक्सिस पे डेटा था उसको वाई एक्सिस पे कन्वर्ट कर दो, वाई एक्सिस पे जो डेटा उसको एक्स एक्सिस में कर दो, ठीक है। जब देखो आपका 2D फॉर्म में डेटा आता है तभी आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनते हैं। अगर आपका मल्टी डायमेंशनल डेटा है तो फिर आपका जेड एक्सिस भी होता है वहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। तो जो डेटा वेयर हाउस उसमें हमारा मल्टी डायमेंशनल है, मतलब हमारे वहाँ पे 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डेटा आ जाता है तब हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को वाई में कन्वर्ट कर दो, वाई एक्सिस को एक्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपका क्या था, पाइवट ऑपरेशंस था, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, यूनिट नंबर, ये यहाँ पे आपके खत्म हो गया ये आपकी पीपीटी। तो ये आपके शायद यूनिट नंबर 5 का ही पार्ट है, हाँ ठीक है। तो ये कंप्लीट पीपीटी थी आपकी यूनिट नंबर 4 और 5 की, ठीक है, जिसके अंदर हमने एटीएल प्रोसेस किया, हमने ओएलटीपी वाला किया, ओलैप वाला किया और ये ऑपरेशंस किए। ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में कैसे आते हैं, आपको कोई भी एग्जांपल गिवन होगा और उस एग्जांपल पे वो बोलेगा कि आप इस पे क्या करो, ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, तो रोल डाउन करो, रोल अप करो। अगर वो मेंशन करता है कि आप इस डायमेंशन पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आप उसके अकॉर्डिंग कर दो। अगर अदरवाइज वो सिंपल आपको बोलता है कि आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस एग्जाम्पल पे, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, किसी भी डायमेंशन पे रोल अप लगा दो, किसी पे आप ड्रिल डाउन करके दिखा दो, किसी पे स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसमें हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ही वो आपसे पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि ओलैप ऑपरेशन को एक्सप्लेन करो, और अदरवाइज एग्जाम्पल गिवन होगा और एग्जाम्पल पे बोलेगा कि ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है। अगर पेपर में मेंशन है कि भाई ये वाली इस लोकेशन पे रोल अप करो, इस पे ड्रिल डाउन करो, इस पे स्लाइस करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग करो, अदरवाइज आप किसी भी इस पे डायमेंशन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका ऑपरेशंस वाला, और आपको अच्छे से करना है ये। और तो ये आपका यूनिट नंबर 5 का ही पार्ट है। अभी मैंने आपको दिखाया था रोल अप ऑपरेशंस आपकी यूनिट नंबर 5 में ही आता है, क्योंकि ओलैप सर्वर की बात हुई है, ओलैप की बात हुई है आपकी यूनिट नंबर 5 में, तो ओलैप सर्वर ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 देख लेते हैं। तो जो यूनिट नंबर 6 है वो आपकी पूरी थ्योरेटिकल बेस है, उसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को नहीं है, मैं फिर भी आपको एक बार शेयर कर देती हूँ पीडीएफ की, जो 6 यूनिट की पीडीएफ है, ठीक है। तो 5-7 मिनट बाद क्लास में दोबारा से स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको यूनिट नंबर 6 की पीडीएफ दिखाऊंगी। एक बार मैं आपको दिखा दूंगी, वो पूरी थोड़ी बेस है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने का, आप उसको खुद से भी कर सकते हो। छोटी मतलब डेफिनेशंस गिवन है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, लेक क्या होते हैं, कुछ मतलब बेसिक बेसिक से डेफिनेशन है उसमें, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो था वो आपका यही था, जो ऑपरेशंस है और जो ओलैप और ओएलटीपी का जो डिफरेंस है, इन दोनों यूनिट से दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 मिनट का गैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दी हूँ वीक नंबर 6 की, तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर आप सब अटेंडेंस दे देना, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं।
यस मैम विजिबल है। ओके, तो ये आपकी यूनिट नंबर 6 है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेंड्स इन डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस, अब डेटा वेयर हाउस के अंदर इन्होंने कुछ चैलेंजेस बताए, फिर डेटा लेक को यूज किया, डेटा स्वैम्प क्या होता है, क्लाउड डेटाबेस क्या होता है, तो ये सब चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो एक बार मैं आपको बता दूं डेटा लेक क्या होता है। ठीक है, डेटा वेयर हाउस हम कर चुके हैं, क्या होता है डेटा लेक देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखो डेटा लेक क्या होता है। डेटा लेक is a central location that holds a large amount of idea in its native and raw format compared to a hierarchical data warehouse. Data warehouse which store data in the file and folders, and data lake use a flat आर्किटेक्चर एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज टू स्टोर। देखो सिंपल है कि देखो हमने अभी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो डेटा लेक क्या कहता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है, सपोज करो जो ये फार्मर होते हैं, ठीक है, सपोज करो कोई पोटैटो की कोई फार्मिंग करता है, तो जो एक एरिया वाइज होता है, ठीक है, कि इस एरिया के सारे जो फार्मर्स हैं वो अपने जो पोटैटोज होंगे वो वहां पे लाके क्या कर देंगे, डंप कर देंगे। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो आपके फार्मर्स हैं वो अपने जो पोटैटोज हैं उनको लाए और उन्हें वहां पे डंप कर दिया। ठीक है, अब उसमें हर तरह के मतलब हर टाइप्स के जो है पोटैटोज मिक्स है, तो वहाँ का जो रो डेटा डायरेक्ट आया फार्मर से, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा लेक बोलते हैं। कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपका जो रो डेटा है उसको सेंट्रल लोकेशन पे क्या कर दिया आपने, स्टोर कर दिया। ठीक है, वो आपका डेटा लेक होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब डेटा लेक के अंदर आपके सारे पोटैटोज आ चुके हैं, हर टाइप्स के पोटैटोज हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, नमकीन है, मीठे हैं, जो भी हैं, तो सारे के सारे पोटैटोज वहाँ पे आपके फार्मर ने डायरेक्ट क्या किए, डंप किए, तो वो आपका डेटा लेक होता है। उसके बाद जब आपका डेटा लेक में डेटा आ चुका है, रो डेटा आ गया, उस पर फिर फिल्टर लगाना, उसको फिल्टर करना, उसको क्लीन करना, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना, इंटीग्रेट करना, उसकी कंसिस्टेंसी को हैंडल करना, सब चीजें करने के बाद आप क्या करते हो कि आप डेटा वेयर हाउस में डेटा लेके आते हो। फिर आप क्या करते हो कि एक टाइप के जो पोटैटोज हैं उनका एक अलग सेक्शन बना देते हो, दूसरे टाइप के पोटैटोज का अलग, मतलब अलग अलग टाइप्स के जो वैरायटी ऑफ पोटैटोज हैं उनके बेस पे आप अलग अलग उसमें क्या बना दिया आपने, सेक्शन बना। तो वहां पे आपका क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस हुआ। मतलब डेटा वेयर हाउस के अंदर आपका डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में आया। ठीक है, आपका जब अनस्ट्रक्चर्ड वे में जब आपका डेटा आ रहा है, डायरेक्ट जो आपके फार्मर्स हैं, जो आपके फार्म है, उनसे आपका डेटा डायरेक्ट आपके किसी एरिया पे आपने क्या करके स्टोर करके रखना है कि डायरेक्ट सारे के सारे जो फार्मर्स हैं इस इतने एरिया के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने पोटैटोज वहां पे जाके दे दो। ठीक है, तो वो आपका डेटा लेक होता है, मतलब एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है डेटा लेक, बट वहां पे आपका रो डेटा आता है डायरेक्ट। ठीक है, वो आपका डेटा लेक हुआ। लेकिन जब आपने लेक के पास आपका डेटा आ गया, फिर वहां पे क्या हुआ, उसकी फिल्टरिंग हुई डेटा की। ठीक है, कि जो पोटैटोज हैं, हर हर वैरायटी के जो पोटैटोज उनके अलग अलग सेक्शंस बना के फिर आपने उसको वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। ठीक है, एक तक हमने पढ़ी डेटा मार्ट क्या होता है। अब डेटा मार्ट क्या होता है कि जो आपके डेटा वेयर हाउस के अंदर जो पोटैटोज के अलग अलग जो उनकी क्वालिटी वाइज या फिर उनके फीचर वाइज जो भी अलग अलग सेक्शंस बने हैं वो वेयर हाउस के अंदर बन गए। ठीक है, अब सपोज करो कोई भी जो आगे जो मार्केटिंग वाला है, मार्केट जो कर रहा है, मार्केटिंग वाला क्या करता है कि मुझे इस टाइप का पोटैटो चाहिए, तो फिर क्या करेगा, वो उस सेक्शन को उठाएगा, उसको वहां पे उसको दे देगा, तो फिर वो क्या हो, वो आपके मैम मार्ट। स्क्रीन फ्रीज हो गया है। क्या बेटा? एक ही पीडीएफ पर यूनिट 6 पे ही रुका हुआ है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, अभी मैं देखती हूँ, एक सेकेंड। फ्रीज हो गया स्क्रीन लग रहा है, या तो प्लीज वो हो गया, स्लाइड नहीं दिख रहा है। ठीक है। मैं दोबारा से करती हूँ, एक सेकेंड, दोबारा से आपको शेयर करती हूँ। मीन्स की पीडीएफ का जो फर्स्ट पार्ट खुला था वही खुला हुआ रह गया है। ओके, ठीक है, मैं दोबारा से खोलती हूँ, एक सेकेंड, मैं शेयर करती हूँ आपको ठीक। दोबारा से। ओके मैम।
शायद नेटवर्क इशू है, वो आ ही नहीं रहा, उसमें स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या। नहीं, जस्ट अभी दिख गया था मैम, अभी थोड़ा सा दिखा था, फिर बैक हो गया है। ओके, मैंने पीडीएफ तो ओपन कर रखी है, पर पता नहीं वो शेयर क्यों नहीं हो रही। मैं दोबारा से कर दूँ एक सेकंड। ओके मैम। पीपीटी शेयर हो रही है, पर वो नहीं आ रही, पीडीएफ नहीं आ रही। कोई नहीं, मैं ऐसे बता देती हूँ, पीडीएफ का मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अभी चैट बॉक्स में, आप उससे देख लेना, ठीक है। ओके मैम, ओके। हाँ, तो मैंने कल भी जो हमारी तीनों यूनिट थी और पीपीटी थी, उसका लिंक मैंने आपको दिया था, और आज भी जो भी हमारी 3 यूनिट है 4, 5 एंड 6, उनका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दी डेटा लेक के बारे में। डेटा लेक क्या होता है? तो डेटा लेक अभी मैंने बताया कि जो डायरेक्ट डेटा आ रहा है, ठीक है, अलग अलग फार्मर्स जो हैं, एक एरिया के जो फार्मर्स हैं, वो सारे के सारे कहीं पे जाके अपना जो पोटैटोज है या कोई भी अपना जो आइटम्स है उसको डंप कर रहे हैं, वो आपका डेटा लेक होता है। उसमें आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद उस डेटा पे फिल्टर किया जाता है, फिल्टरिंग होने के बाद अलग अलग मतलब सेक्शन बना दे जाते हैं, वो आपका वेयर हाउस हो गया। फिर डेटा मार्ट क्या हुआ कि जो सेक्शंस वाइज है, एक सेक्शन को उठाया मार्केट के लिए किसी को दे दिया, दूसरा सेक्शन उठाया तो वो आपके डेटा मार्ट हो गया। मतलब वेयर हाउस से आप डेटा मार्ट बनाते हो, तो डेटा मार्ट जो होगा एक सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस होगा। मतलब डेटा वेयर हाउस का एक छोटा पार्ट आपका डेटा मार्ट हो गया। अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे तो डेटा मार्ट है, लेकिन अगर आप ग्रुप ऑफ डेटा मार्ट्स बोलोगे तो आपका डेटा वेयर हाउस हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका डेटा लेक आता है, डेटा वेयर हाउस आता है, और एक टर्म और है आपकी डेटा स्वैम्प, SWAMP, ठीक है। देखो डेटा स्वैम्प और डेटा लेक में अब क्या डिफरेंस है, क्योंकि पेपर में ऐसे डिफरेंस आते हैं कि डेटा लेक और वेयर हाउस में डिफरेंस बताओ, स्वैम्प और लेक में डिफरेंस बताओ। तो देखो डेटा स्वैम्प क्या होता है कि अभी हमने लेक की बात की, लेक में कहा हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, बट कुछ पॉलिसी, कुछ रूल रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद ही आपका जो डेटा है वो आपका लेक में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी फार्मर उसमें जाके दे देगा, उससे पहले ही कुछ मतलब जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है वो वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी हैंडल होती है, उसके बाद ही कोई फार्मर वहाँ पे डेटा डालता है। मतलब एक गवर्नेंस का जो होता है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। कुछ पॉलिसी, कुछ रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके ही बेस पे आपका जो फार्मर्स है वो लेक में डेटा को डंप करेगा, ठीक है। लेकिन स्वैम्प क्या कहता है? स्वैम्प कहता है कि वहाँ पे जो गवर्नेंस है उसका कोई भी जो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस आप बोल सकते हो, वो आपका क्या होता है? डेटा स्वैम्प होता है। वहाँ भी आपका रो डेटा ही होता है, लेकिन वहाँ पे किसी भी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जाता, किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता, डायरेक्ट डेटा उठाया फेंक दिया वहाँ पे, ठीक है। तो वो आपका स्वैम्प होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो डेटा लेक होता है वो एक प्रॉपर वे में वर्क करता है। वहाँ पे जो फार्मर डेटा को डंप करेगा उसके लिए वो सारे के सारे जो पॉलिसी है, जो प्रोसीजर्स है, उसको पूरा फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बट स्वैम्प में क्या होता है कि डेटा लेक ही है वो भी एक तरह से, बट वहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल्स या प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप्स के यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं अलग अलग यूनिट नंबर 6 में आपके, ठीक है। तो वही टर्म्स आएंगे और इनमें डिफरेंस ही आता है, डायरेक्ट जो पेपर में आता है तो डिफरेंस ही पूछते हैं वो। अब आ गया है, अब आपको विजिबल है स्क्रीन?
हाँ विजिबल है मैम। हाँ जी, तो देखो ये आपकी यूनिट नंबर 6 है, ठीक है, कि डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या की चैलेंजेस थे, उसके बाद डेटा लेक आया, फिर डेटा स्वैम्प आया, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर आपकी 6 है, इसमें आपके सिर्फ थ्योरेटिकल ही टॉपिक्स हैं, ये 2-4 टर्म्स हैं, तो वो आप कर लेना। जो डिफरेंस आता है पेपर में वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जनरली डिफरेंस ही आता है इनमें, डेटा स्वैम्प में और लेक में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। ये डेटा देखो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस गिवन है यहाँ पे कि डेटा वेयर हाउस में और डेटा लेक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद एक टर्म यहाँ पे आपकी डेटा स्वैम्प वाली भी आएगी, अभी दिखाते हैं वो भी। ये आपका डेटा स्वैम्प है, तो ये भी एक तरह से आपका डेटा का लेक ही होता है, बट इसमें आपकी जो गवर्नेंस फैसिलिटी होती है वो वहाँ पे एब्सेंट होती है उसका, ठीक है। उसके एब्सेंस में सारे काम होते हैं यहाँ पे। तो ये आपके चेक प्रोग्रेस के क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद ये आपके कॉम्प्लेक्स डेटा वगैरह हैं, ये आप देख लेना, एक बार रीड कर लेना। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं इतना। ये आपका चेक प्रोग्रेस 2 है, कॉम्प्लेक्स डेटा के बारे में। एक क्लाउड होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड डेटा वेयर हाउस भी होता है। एक सेकेंड आपका, तो मैं अभी आपको ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ तीनों यूनिट्स की, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, साथ में आपको पीपीटी का भी लिंक दे देती हूँ, ठीक है। इतना इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल जो मेन पॉइंट्स है, जो अलग अलग टर्म्स इसमें यूज हो रही है, वो आप इसमें अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर आप तब तक जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे चैट बॉक्स में अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दें, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपकी अटेंडेंस हो गई, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जी मैम। तो अपना नेम विद एनरोलमेंट नंबर आप सब टाइप कर दो चैट बॉक्स में। जिसने कर दिया है वो दोबारा ना करें, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, किसी की 2 बार लग जाएगी, किसी की 1 बार भी नहीं लगेगी अटेंडेंस। जिन्होंने नहीं किया है वही बच्चे क्या करेंगे, अपना यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर टाइप करेंगे। जो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले ही, वो ना करें, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, एक बच्चे की 2 बार लग जाएगी और किसी की फिर 1 बार भी नहीं लगेगी। तब तक मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, आप सब इसमें एनरोलमेंट नंबर और नेम अपना कर दें। जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सबने अपनी अटेंडेंस लगा दी ना इसमें चैट बॉक्स में। कोई रहता है तो अभी भी लगा दीजिए। लग गया है मैम। ओके, मैम पीपीटी की लिंक मैंने दे हाँ दिया, पीपीटी की लिंक अभी मैंने दिया है पीपीटी का, देखो लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो। अच्छा मैम। हाँ आप सबकी अटेंडेंस हो गई है। यस क्लास मैम। को लीव कर सकते हो आप। पीपीटी का भी और पीडीएफ का भी, तीनों पीडीएफ, 4 यूनिट 5 एंड 6 तीनों यूनिट्स का पीडीएफ, और साथ में आपका ये वाला पीपीटी का लिंक, वो मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं।